हेलो चैंपियंस, एमपी बोर्ड के चैंपियंस, 10th क्लास के चैंपियंस, कैसे हो आप सब। और शुरू हो गई है आज से क्लास 10th साइंस की जर्नी और पूरे सिलेबस का एक बार ओवरव्यू देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम टॉप कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और कैसे हम बोर्ड में लिख सकते हैं। और इससे पहले एक बार सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कल ही आपका नया सिलेबस आया था और लगभग पूरा का पूरा सिलेबस जो था वो एकदम सेम था। और सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। आप सुनना कि ऐसा होता है कि दो स्टूडेंट थे, ठीक है। दो स्टूडेंट थे और दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ कि कौन सबसे ज्यादा नंबर गेन करता है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया कि मुझे जल्दी ज्यादा नंबर गेन करने हैं, वो सीधा का सीधा रट्टा मार के वो स्टार्ट करने लग गया और सबसे पहले पहला चैप्टर लेके कर दिया। और वो जो खरगोश चाल नहीं होती है, उसमें उसने सारा का सारा जो है ना सिलेबस वगैरह सारा कवर कर दिया। उसी सिलेबस को वापस पढ़ लिया, 3 बार 4 बार रिवीजन भी कर दिया उसने और बहुत ज्यादा मेहनत भी की। ऐसी बात नहीं उसने मेहनत नहीं की, बहुत ज्यादा मेहनत की, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो सेकंड वाला था, उसने क्या किया, बस खाली 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए। क्या किया, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए। और वो 20 मिनट में उसने क्या किया कि उसने पहले देखा कि चलो मैं एक वीडियो देख लेता हूँ या फिर कहीं से सिलेबस देख लेता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है, कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक्स जो है वो ज्यादा नंबर के हैं, कौन से टॉपिक्स जो है वो कम नंबर के हैं। और उन्होंने सारा अरेंज कर दिया, जो जो टॉपिक्स ज्यादा नंबर के थे उसकी पूरी एक अलग से उसने लिस्ट बना दी और उन्होंने वो उसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया। और जो कम नंबर के टॉपिक थे और जो उसके खुद के कमजोर टॉपिक थे, उसको उसने क्या किया, थोड़ा सा कम वेटेज दिया। और उसने थोड़ा सा दिमाग लगा करके फिर क्या किया, साइंस को पढ़ा। और फिर इस तरीके से जब साल के बाद में जब रिजल्ट आया, तो जो दूसरा स्टूडेंट था जिसने बस खाली 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे, और वो 20 मिनट उसकी पूरी जिंदगी को यानी कि 10th क्लास की जर्नी को चेंज कर दिया उसने। उसके सबसे ज्यादा नंबर आ गए, यहाँ तक कि उसने क्लास में भी टॉप कर दिया। तो बस साइंस में सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं होती है, इसके साथ साथ में जरूरी होता है सही डायरेक्शन में मेहनत करना और सही तरीके से पढ़ना। और इसी सही डायरेक्शन को देने के लिए ये वीडियो आया है और इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। और इसके माध्यम से हम देखेंगे कि साइंस का पूरा सिलेबस पूरे साल में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल ये सिलेबस रहने वाला है और आपके 75 नंबर का रहता है थ्योरी और फिर 25 नंबर की आपकी रहेगी प्रैक्टिकल, है ना। तो उसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे आपके, ठीक है। और ये जैसे टोटल 13 चैप्टर्स है आपके साइंस में। अब साइंस के है ना, दो टीचर हैं, आपको कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, कुछ टॉपिक आपको पवनी मैम पढ़ाएंगे, ओके, ठीक है। और इस चैनल पे आपको कंप्लीट साइंस ऐसे ही कलरफुल डायग्राम्स और पीपीटी के माध्यम से सॉल्व करवाई जाएगी, ठीक है। और बहुत अच्छे से हम कहानियों के जरिए, ट्रिक्स के जरिए, डायग्राम्स के जरिए हम इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे ना साइंस को कि आपको लगेगा कि यार साइंस मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि अगर आपने ये क्लासेस ढंग से देख लेना तो आप बिल्कुल डिसाइड कर लोगे कि नहीं, मुझे 11th में भी साइंस लेनी है ना। चलो, तो सबसे पहले पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और उसका समीकरण, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है और वो चैप्टर है 7 नंबर का। कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला चैप्टर ही रहने वाला है आपका। बहुत अच्छे मार्क्स इससे आप गेन कर सकते हो और इजी चैप्टर्स भी है। हालांकि मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन होती है, रिएक्शन में कंफ्यूजन होती है, अभिक्रियाएं कितनी तरीके की होती है उसमें आपको दिक्कत आती है। लेकिन इस चैप्टर्स को भी हम इतना ढंग से पढ़ेंगे ना कि आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको साइंस में लिखना, उसमें डायग्राम्स के थ्रू लिखना, वो आपके लिए बस एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी, है ना। चलो, फिर सेकंड चैप्टर जो है वो है अम्ल, सार और लवण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे और वो भी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 6 नंबर का चैप्टर रहने वाला है, ओके। फिर थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु। धातु और अधातु कैसे है, ठीक है, उस वो आपके 5 नंबर का चैप्टर्स है, ठीक है। और उसके बाद में फोर्थ है कार्बन क्या होता है और उसके यौगिक क्या होते हैं। कार्बन के 3-4 भाई होते हैं, है ना।
बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे इसको, और वो भी आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है, 6 नंबर का रहने वाला है, ओके? और फिर आगे है जीव प्रक्रम, लाइफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ साइंस में क्या-क्या चीजें आती है, ठीक है? और फिर वो रहने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट लगा देती हूँ। और आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जो है ना आपके सबसे ज़्यादा नंबर वाला जो चैप्टर वो आपके बायोलॉजी का चैप्टर है। और बायोलॉजी आपकी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना? बायोलॉजी वैसे बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की तुलना में आपको बायोलॉजी ज़्यादा ईज़ी लगती होगी, और आपके लिए बढ़िया बात ये है कि बायोलॉजी का जो चैप्टर है ये बहुत ईज़ी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा नंबर का चैप्टर है। तो इस चैप्टर पे मैं डबल स्टार लगा देती हूँ, ये वाला चैप्टर तो आपको छोड़ना ही नहीं है कि मैम 8 नंबर तो मेरे पक्के, है ना? फिर 6th चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, ठीक है? नियंत्रण समन्वय कैसे करती है अपनी बॉडी, अपने बॉडी में क्या होता है, ब्रेन होता है, वो कैसे नियंत्रण करता है, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे, ठीक है? तो 6 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है। नेक्स्ट रहेगा जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, ये भी 6 नंबर का रहने वाला है, ठीक है? देन फिर आगे रहेगा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड चैप्टर है। ये इस पे आप थोड़ा कम वेटेज दोगे तो भी ठीक है, लेकिन चैप्टर अच्छा है, आप देख लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो फिर आप ढंग से पढ़ भी सकते हो इसको। फिर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, बहुत अच्छा। साइंस में अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, सॉरी फेवरेट टॉपिक कौन सा है, तो प्रकाश बहुत अच्छा और बहुत शानदार टॉपिक रहने वाला है, मेरा फेवरेट है। और मैं इसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। पर्सनली मुझे ये पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, और आई होप कि मेरे से पढ़ने के बाद में आपको ये पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। और सबसे अच्छी गुड न्यूज की बात ये है कि ये भी आपके सबसे ज्यादा नंबर गेन करने वाला टॉपिक है, ठीक है? तो लाइफ साइंस का 8 नंबर, और इसके प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके भी 8 नंबर तो आपके पक्के समझो, ठीक है? फिर नेत्र और रंग बिरंगे संसार, हम आंखों के जरिए क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, नेत्र से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो इसमें है। ये 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। फिर 11th है विद्युत, विद्युत चैप्टर भी बहुत बढ़िया है, ठीक है? ये भी 5 नंबर का रहने वाला है। देन और फिर विद्युत धारा क्या होती है, कैसे करंट फ्लो होती है, उसमें दो क्या बोलते हैं इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, कैसे ये इफेक्ट शो होते हैं, इसमें से तरंगे निकलती है, उनको कौन सी तरंगे बोलते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो 6 नंबर का ये चैप्टर आपके रहने वाला है, ठीक है? और फिर नेक्स्ट सबसे लास्ट में है अपना एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण, और 3 नंबर का है, जो कि आपके फ्री के नंबर समझ लो आप, है ना? क्योंकि ये तो टॉपिक सबका ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा टॉपिक होता है, जनरली इसके बारे में सबको नॉलेज होता ही है ना? तो इस तरीके से सबसे पहले जा करके मैं बोल रही हूँ आपको 2 चीजें करनी है, ठीक है? 2 चीजें क्या करनी है? पहली चीज ये करनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन-कौन से हैं? जो ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, इसमें तो आप स्टार लगा दो, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? और फिर ये वाला टॉपिक, और फिर 6 नंबर के टॉपिक आप देख लो, ठीक है? 6 नंबर के टॉपिक देख लो, इनमें आप ज्यादा वेटेज देना है इनमें, ठीक है? ये चीज आपको करनी है। फिर सेकंड नंबर पे आप एक चीज और करना कि आप अपने खुद का एनालिसिस करना और देखना कि कौन से टॉपिक मेरे कमजोर है, कौन से टॉपिक मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, कौन से टॉपिक इतने स्ट्रांग है कि इसमें से नंबर बाहर नहीं जाएंगे, है ना? तो ये 3 चीजें आप यू कर लेना, और फिर उसके हिसाब से आप जब पढ़ोगे ना, तब आपकी साइंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है? चलो, एक बार तो आपके सिलेबस हो गया, और मैंने ये भी बता दिया कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? और कुछ टॉपिक है जैसे कि आप बोलोगे मैम ये तो 8 नंबर का टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको हमें समझ नहीं आता है, तो वो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। आज से हम नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, और इस जर्नी में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। साइंस को हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज़ चैप्टर, पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और रिवीजन भी इसका बहुत अच्छे से करवाएँगे, और वो सारी चीज़ें आप देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि मैम सबसे ज़्यादा नंबर तो मेरे साइंस में आ रहे हैं, है ना? ठीक है? फिर नेक्स्ट, चलो कौन से टॉपिक में क्या-क्या है, एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है? कि कौन से टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको नाम सुने-सुने से लगेंगे, वो चीज़ होनी चाहिए, है ना? तो इस वजह से मैंने आपके लिए पर टॉपिक कुछ नॉर्मल से डिटेल्स और उसके सब टॉपिक्स लेके आई हूँ कि इसमें सब टॉपिक्स कौन-कौन से होते हैं, वो किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, डन? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है?
ये देखो इस तरीके से हम बॉल्स बना के किस में प्री रोटेशन होता है, किस में नहीं होता है, बॉल्स जब कनेक्ट होती हैं तो कौन सी बॉल घूम सकती है, सारे जो है ना हम जो मस्त मॉडल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रासायनिक समीकरण, इसमें क्या होता है, समीकरण को कैसे लिखा जाता है, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, समीकरण का क्या महत्व होता है। जब नींव मजबूत होगी ना तब आगे दीवार भी अच्छी बनेगी, आगे सारी चीजें भी बढ़िया होगी। तो ये चैप्टर जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना, ये चैप्टर पूरी केमिस्ट्री का नींव है। जब ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आगे आपको केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी, है ना, ठीक है। फिर इसमें अभिक्रियाओं का संयोजन होता है, संयोजन अभिक्रियाएं होती है, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रियाएं होती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं होती है जिसमें एनर्जी लगती है और जिसमें एनर्जी निकलती है। तो उस आधार पर दो तरह की अभिक्रियाएं होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर अपचयन और उपचयन, ये नाम थोड़े से आप इंग्लिश में याद रख लीजिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन जब बोलते हैं दोनों को मिक्स करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद में संक्षारक यानी रस्ट हो गया, ठीक है। तो किस तरीके से ये सारी चीजें हम इसमें अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। अम्ल और क्षार क्या होता है, दोनों को मिक्स करते हैं, लवण बन जाता है, NaCl क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें, इसके गुण धर्म क्या क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज इसमें रहती है, इसमें जलीय विलयन में क्या रहता है, अम्ल क्षार में विलयन की प्रकृति क्या रहती है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या मान होता है, ठीक है। लवण परिसरण पीएच की, और फिर नमक से रिलेटेड सारी चीजें, और क्रिस्टल की कुछ लिखा है करता, ठीक है, हाँ, क्रिस्टल का जो भी है, क्रिस्टल क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ओके। फिर धातु अधातु, धातु और अधातुओं से रिलेटेड कौन सा होगा, धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं, इसकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसमें दहन क्या होता है, जल के साथ में रिएक्शन, एसिड के साथ में रिएक्शन। फिर धातु और अधातुओं की सक्रियता देखेंगे। फिर सक्रियता श्रेणी को हम इतना अच्छे से याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि आपको ये मुंह जुबानी चलते फिर किचन में जाते जाते याद करोगे सक्रियता श्रेणी ये होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को सक्रियता श्रेणी में आती है, ठीक है ना, कि कौन सा एसिड सबसे ऊपर होता है, कौन सी चीज सबसे नीचे होती है, ठीक है, और उसको जमाने में दिक्कत आती है। जब आप ये टॉपिक जब कमजोर रहता है ना बच्चों का, तो उसके बाद में फिर वो केमिस्ट्री को कभी ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये डर आपका सबसे पहले दूर होगा। तो सक्रियता श्रेणी को बढ़िया अच्छे से ट्रिक से पढ़ेंगे और चलते फिरते आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें ठीक है, हाँ, रस्ट से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं हम, ये सारी चीजें इसमें है। फिर कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन क्या होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो ये कैसे सहसंयोजी बंध बनाता है। फिर इसमें प्रकृति कैसी होती है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। और फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसके यौगिक कौन कौन से होते हैं, इसके भाई कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, हीरा हो गया, ये सारे सारे कार्बन के भाई है, ठीक है। और सक्रियता हो गई, और फिर एंथेनाइट, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल हो गया, और साबुन और डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसमें होगी, ओके डन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस क्या क्या होती है, ठीक है। जिसमें आता है पोषण क्या होता है, पाचन तंत्र से रिलेटेड सारी चीजें आएगी इसमें, जीवों में पोषण क्या होता है, और श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी, उत्सर्जन क्या होता है, मेन मानवों में और पौधों में दोनों में ही देखेंगे, ठीक है। फिर नियंत्रण और समन्वय, ये एक बार आप देख लो कि हाँ ये मेरी नई किताब है और इस नई किताब में इतने शानदार शानदार टॉपिक है ना। तो नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण और समन्वय में क्या है, जंतुओं की हाँ, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड सारी चीजें होगी, प्रतिबिंब कैसे बनता है, और फिर मस्तिष्क से रिलेटेड ब्रेन कैसे पढ़ते हैं हम, ठीक है। उत्तक संरक्षण यानी टिश्यू सिस्टम कैसा होता है, और पादपों में समन्वय किस तरीके से होता है, उद्दीपक कैसे दिए जाते हैं, ओके। और हाँ, प्रतिक्रिया कैसे होती है, वृद्धि के कारण क्या क्या होते हैं, जंतुओं में हार्मोन, हार्मोन जो शब्द है, हार्मोन शब्द क्या है, हार्मोन और कैसे बना है, क्या होता है, क्यों हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है, सारी की सारी चीजें हम बहुत अच्छे से इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर कैसे किस टाइप के रिप्रोडक्शन से है ना मतलब नई सेल्स बनती है, ठीक है। और फिर इसमें प्रतिकृति क्या होती है, जनन कितने टाइप्स के होते हैं, हम में कौन सा जनन होता है, पादपों में कौन सा जनन होता है,
और कौन सी सेल में कौन सा जनन होता है, ठीक है? ये सारी चीजें हम देखेंगे। बीजाणु निर्माण कैसे होता है, पुनरुद्भवन पुनर्जन्म कैसे होता है, क्या हम में पुनरुद्भवन की क्षमता है क्या, है नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी देखेंगे, है ना? और उसके बाद में हाँ, जनन तंत्र देख लेंगे, नर और मादा दोनों का, है ना? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम दोनों देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद में निषेचन होता है, किसमें नहीं होता है, आंतरिक निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है? अंडे कैसे सेकते हैं, ठीक है? पक्षियों में क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें हाँ, प्रजनन से रिलेटेड स्वास्थ्य भी देखेंगे कि किस तरीके से स्वास्थ्य रहता है, कैसे हमें स्वस्थ रहना चाहिए प्रजनन से रिलेटेड, ओके? फिर आनुवांशिकता में आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होता है, मेंडल होता है, ठीक है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, चलो एक क्वेश्चन तो आपके यहीं से क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? संचयन, वंशानुक्रम जो होता है, हेरिडिटी क्या होता है, इसके बाद में वंशानुक्रम के नियम होते हैं, 3 नियम दिए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल भाई साहब ने, ठीक है? और इन नियमों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसा क्या हुआ कि मेंडल को सफलता मिली, क्यों मिली, एक उनका भी एक डेडिकेशन था, है ना? वो भी हम देखेंगे, उनसे सीखने वाली बहुत सारी चीजें हैं, मेंडल से भी सीखने वाली बहुत सारी चीजें, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको सफलता मिली, और वो सारी चीजें जब वो गुण जो है वो हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो अपन को भी सफलता मिलेगी, ऐसी चीज होनी चाहिए, है ना? और लिंग निर्धारण हो गया, ठीक है? प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, परावर्तन डेली लाइफ में किस लिए जरूरी है, अपवर्तन डेली लाइफ में क्या इसका एग्जाम्पल्स रहते हैं, अगर ये नहीं होता तो क्या होता अपने संसार का, ये भी चीज हम देखेंगे, ठीक है? फिर प्रकाश का परावर्तन हो गया, दर्पण क्या होता है, शीशे में जब आप देखते हैं आईने में खुद को रोज समझने के लिए बढ़िया अच्छे से देखते हैं, वो कैसे काम करता है वो भी जानेंगे, ठीक है? चलो किरण के बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आपकी छाया को देख के आप रात को डर जाते हो, वो प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी देखेंगे, ठीक है? परावर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में आगे दिया हुआ होगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अपवर्तन के बारे में भी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है? फिर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसमें आईज के बारे में देखेंगे, आईज कैसी होती है हमारे आंखों, आंखें तो चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों की खूबसूरत होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की खूबसूरत आंखों में भी क्या होता है, दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में प्रिज्म क्या होता है, चलो प्रिज्म भी दिखा देंगे आपको, ये देखो ये दिखा भी दिया, लो इतना अच्छा प्रिज्म बना हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है? और इसके अंदर से जब आप प्रिज्म के अंदर से जब कोई लाइट डाली जाती है तो वो अपने सभी रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है? ये होता है प्रिज्म का कमाल, ओके? मतलब ऐसा होता है ना छुपा हुआ, कि व्हाइट लाइट जो होती है उसमें सारे रंग छुपे हुए होते हैं, अब उसको उसका राज कौन खोलेगा, तो प्रिज्म खोलेगा, है ना? ऐसे। फिर चलो, तो इसमें क्या क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना? और स्वच्छ आंखों से हमारे रंग, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, रंगों का क्या कारण है, सूर्योदय कैसे लाल होता है, कैसे लालिमा पूरी फैलती है, क्यों फैलती है, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद में विद्युत, विद्युत में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसके बाद में उसके चारों ओर परिपथ कैसे बनाते हैं, विभव क्या होता है, वोल्टेज जब आप देखते हो ना घरों में कि इतने वोल्ट का बल्ब लाया है, या फिर इतने वोल्टेज लिखा हुआ होता है, जब आप घरों में यूनिट, इतनी यूनिट में आता है, आपके बिल आता है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, यूनिट शब्द क्या होता है, वोल्टेज शब्द क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आप घरों में यू नॉर्मल यूज करने लग जाओगे ना, घरों में कौन सी वो चलती है, धारा चलती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, डेली लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम नहीं होता तो क्या हो जाता, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे योग में ओम इंपॉर्टेंट है ना, वैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत वाले चैप्टर में भी ओम इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है? उसके बाद में किसी चालक में प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, क्या होता है, रुकावट। और डिटेल में हम देखेंगे कि ये रुकावट जब धारा में आ जाती है तो फिर क्या हो जाता है, ठीक है? खराब है वैसे, लेकिन इधर ये जो प्रतिरोध है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रतिरोध इंपॉर्टेंट है, इसे आर से डिनोट करते हैं, ये धारा में आने वाली रुकावट होती है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ये नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है? फिर विद्युत धारा के तापीय इफेक्ट क्या होता है, वाओ, शक्ति विद्युत शक्ति क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
फिर चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय धाराएँ क्या होती हैं? इसमें फिर सीधे प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं? नियम होता है वो अंगूठा अंगूठा वाला नियम होता है, ठीक है? फिर उसके बाद में बेलनाकार पाश के कारण हो गए इसके चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, अलग-अलग होते हैं, ठीक है? फ्लेमिंग के नियम हो गए, फ्लेमिंग ने कौन कितने नियम दिए थे, कौन-कौन से नियम दिए थे, सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसी तरीके से पूरी जर्नी को खत्म करते हुए हम चैप्टर के लास्ट में पहुँचेंगे हमारा पर्यावरण, है ना? फिर पर्यावरण, आहार, सु में कुछ लिखा हुआ है हाँ, हर श्रृंखला और जाल, ठीक है? और ओज़ोन की परत क्या होती है? ओज़ोन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है ना, आपने सुना होगा वायुमंडल में ओज़ोन गैस पाई जाती है, ठीक है? तो वो क्या होती है ओज़ोन गैस, कचरा प्रबंधन, ठीक है? और आप चाहो तो कमेंट में इसका आंसर भी मुझे दे देना कि ओज़ोन गैस जो होती है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, ठीक है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे देना इसमें, ठीक है? और जैव निम्नीकृत और अनिम्नीकृत जो होते हैं पदार्थ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। और इसी तरीके से हम पूरी साइंस को कंप्लीटली पढ़ लेंगे कि देखो अलग-अलग डायग्राम्स के थ्रू कि हाँ, ये अंगूठे में कौन-सा होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसमें होता है, करंट फ्लो किसमें फैलता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे। कलरफुल डायग्राम्स और पीपीटी के द्वारा देखेंगे तो दिखने में थोड़ा-सा जब इंटरेस्टिंग लगेगा तो फिर लगेगा कि हाँ भाई, एक बार तो पढ़ ही लेता हूँ, है ना? फिर आप एक बार पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, चैप्टर्स काम का तो है और हमारे नंबर भी आ सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस अगर आपको मिल गया ना, तो फिर आप बोर्ड में सच बोल रही हूँ, बोर्ड के एग्ज़ाम की कॉपी फाड़ के आ जाओगे, सीरियसली। इतना अच्छे से हम बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है? तो सभी एमपी बोर्ड वाले सभी एक-दूसरे को शेयर कर देना और बता देना कि एमपी बोर्ड की क्लासेस अब बहुत ज़्यादा रेगुलर आ जाएगी इस पे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस रहने वाली है ये आपके लिए। तो बिल्कुल आप इसके साथ में ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है?